नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मुच्छट्टे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के मुख्य प्रश्न पत्र क्रमांक 11 और मुख्य प्रश्न पत्र का नाम साहित्य शास्त्र 1। प्रस्तुत प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में काव्य हेतु एक पाठ है। मैं यहाँ पर काव्य हेतु के संदर्भ में बड़े ही संक्षेप में अत्यधिक सहज सरल शब्दावली में मैं अपने विचारों को इस विषय पर मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। काव्य हेतु, इसमें उन बातों का अध्ययन किया गया है जो मतलब जिसके आधार पर साहित्य का सृजन होता है। साहित्य सृजन करने के लिए रचनाकार या कवि के पास कौन कौन सी तत्वों की आवश्यकता होती है, उसका अध्ययन काव्य हेतु के अंतर्गत किया गया है या किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सृजनकार ऐसे ही नहीं बनता। सृजनकार बनने के लिए, कवि या रचनाकार बनने के लिए उसके पास कुछ तत्व होना अत्यावश्यक है। उसके बगैर वो कवि या रचनाकार बन नहीं सकता। हमारे समाज में कुछ ही लोग साहित्य का सृजन करते हैं। ऐसा क्यों? सर्वसामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में ये प्रश्न निर्माण होता है। ऐसा क्यों, या ये कैसे, ये ऐसा ये क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि भाषा का अधिकार सबके पास, मतलब भाषा सबके पास होती है, वाणी सबके पास होती है, परंतु सबके पास भाषा होने के बावजूद भी कुछ ही लोग उस भाषा का प्रयोग रचना के सृजन के लिए करते हैं। या एक प्रश्न है, फिर उस पर सर्वसामान्य लोग विचार करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, कुछ ही लोग क्यों, बाकी के लोग क्यों नहीं है। और दूसरा एक प्रश्न वहां पर उत्पन्न हो जाता है कि भाई कौन से कारण है जिसके कारण काव्य सृजन होता है। इन दो प्रश्नों की चर्चा काव्य हेतु के अंतर्गत की जाती है। किसी भी रचना का निर्माण करने के लिए रचनाकार के पास कुछ तत्वों का होना अत्यावश्यक है। उसके बगैर वह उस रचना का, मतलब वो रचनाकार बन नहीं सकता। इस पर हमारे साहित्य में या हमारे साहित्य शास्त्र में इस पर काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दावली में मैं इस विषय को आपके सम्मुख व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। काव्य हेतु में, काव्य हेतु का विवेचन करते समय संस्कृत विद्वानों ने 3 बातों को अत्यधिक महत्व दिया है। सबसे पहला है प्रतिभा, दूसरा है उत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। सबसे पहले हम लोग प्रतिभा पर बात करेंगे। प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, बौद्धिक चमक, संस्कार, शक्ति, ऐसे कई उसके पर्यायवाची शब्द है। जिस व्यक्ति के पास प्रतिभा होती है वह व्यक्ति चुप नहीं बैठता। वह अपनी प्रतिभा के आधार पर वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जो सभी की दृष्टि से नया हो। प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है वह चुप नहीं बैठता, वह हर समय कुछ न कुछ नया सोचते रहता है। और जो रचनाकार होता है, जो सृजनकार होता है, वह अपनी रचना का निर्माण करने के पूर्व उसकी वो प्रतिभा उसको चुप बैठने नहीं देती, उसको कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। जब वो कुछ नया सोचता है
कुछ करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। ये प्रतिभा ही उसको सोचने के लिए प्रेरित कर कर कुछ नया करने के लिए उसको प्रोत्साहन देती है, और फिर इसी आधार पर या इसी बलबूते पर वह अपनी रचना का सृजन करता है। इस प्रतिभा के संदर्भ में संस्कृत के कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। सबसे पहले विद्वान हैं भट्टतौत। इनका समय 950 ईस्वी सन के लगभग का इनका समय है। इन्होंने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए ये कहा हुआ है कि नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। फिर उसके पश्चात आचार्य वामन ने इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। उन्होंने प्रतिभा को जन्मांतर से प्राप्त संस्कार माना है, मतलब वो जन्मजात ही वो संस्कार, वो गुण व्यक्ति के अंदर होता है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि बिना प्रतिभा से या बिना प्रतिभा के का काव्य सृजन संभव नहीं है। उसके पश्चात रुद्रट ने इस प्रतिभा पर अपने मतों का प्रकाश डाला हुआ है। उन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, और उन्होंने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए ये कहा हुआ है कि मन की एकाग्रावस्था जिसमें अभिधेय का अनेक रूपों में स्फुरन होता है। इसमें एक शब्द आया है अभिधेय। अभिधेय का अर्थ होता है जिसका नाम लेने के बाद या जिसका नाम लेने से उसका बोध होता है, उसे अभिधेय कहा जाता है। तो रुद्रट ने यह कहा हुआ है कि मन की एकाग्रावस्था जिसमें अभिधेय का अनेक रूपों में स्फुरन होता है। आगे उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरनशील सर्वतोमुखी बुद्धि मतलब प्रतिभा। ये आचार्य रुद्रट की परिभाषा है। संस्कृत के सभी आचार्यों ने काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को सबसे प्रधान हेतु माना है, सबसे मुख्य हेतु माना है। परंतु 7वीं शती के दंडी ऐसे अपवादात्मक आचार्य हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है कि केवल प्रतिभा से काव्य सृजन संभव नहीं है। केवल प्रतिभा के आधार पर कोई भी लेखक या कवि बन नहीं सकता, कोई भी अपनी रचना का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिभा के साथ साथ उसके पास उस व्यक्ति के पास बहुज्ञता और कठोर परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत के सभी आचार्यों ने काव्य हेतु में प्रतिभा को ही सबसे प्रधान हेतु माना है, परंतु आधुनिक काल के आचार्यों ने भी प्रतिभा के महत्व को तो स्वीकार किया है, परंतु उन लोगों ने भी ठीक दंडी की तरह ही उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि केवल प्रतिभा को ही प्रधान हेतु न मानकर उसको मतलब काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को सबसे पहला स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा क्रम दिया है कि सबसे पहले उस अभ्यास होना चाहिए, फिर अनुभव होना चाहिए, फिर उसके बाद अध्ययन होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रतिभा होनी चाहिए। ऐसा आधुनिक काल के रचनाकारों का कहना है। मतलब काव्य हेतु में वे सबसे पहला स्थान अभ्यास को देना चाहते, फिर बाद में वो अनुभव को स्थान देना चाहते, फिर बाद में वो अध्ययन को स्थान देना चाहते, फिर उसके पश्चात वो अंत में प्रतिभा को स्थान देना चाहते हैं। तो इस प्रकार का क्रम होना चाहिए, ऐसा हमारे आधुनिक काल के विद्वानों का काव्य हेतु के संदर्भ में आग्रह है। दूसरा जो मुद्दा है वह है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है बहुज्ञता या कौशल। इसके संदर्भ में राजशेखर ने ये कहा हुआ है कि उचित अनुचित का विवेक ही उत्पत्ति है। उचित अनुचित का विवेक ही उत्पत्ति है, और इसी से शब्द बनता है प्रत्युत्पन्न बुद्धि, मतलब तुरंत उत्तर देने की क्षमता।
केवल प्रतिभा से काम नहीं चलता। किसी भी कवि या रचनाकार को केवल मतलब प्रतिभा के आधार पर वो अपनी रचना का सृजन नहीं कर पाता, बल्कि उसके लिए उसको आवश्यक ये है कि वह अलग अलग प्रसंगों का, अलग अलग विषयों का अनुभव ले, और साथ ही ये सब करते समय उसका मन भी जिज्ञासु हो। सारे वस्तुओं का, सारे विषयों का, सारे प्रसंगों का उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको अनुभव लेना चाहिए, उसकी जानकारी उसको होना चाहिए, और ये सब करते समय उसका मन जिज्ञासु होना चाहिए। ये सब जिसमें होता है वही किसी अच्छी रचना का निर्माण कर सकता है, नहीं तो फिर संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल राजशेखर का मत है, क्योंकि ये उत्पत्ति ही प्रतिभा को संस्कारित करती है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, लेकिन उसके पास उत्पत्ति नहीं, मतलब उसके पास बहुज्ञता नहीं। क्योंकि ये अलग अलग प्रसंगों, अलग अलग विषयों का जब वो अध्ययन करेगा, उसकी वो बारीकी से जानकारी लेगा, तभी उसको कुछ मतलब उसकी सोच में, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, एक व्यापकता उसमें आ जाएगी, और परिणाम स्वरूप वह अपनी रचना को एक अच्छा आयाम प्रदान कर सकता है। आगे का मुद्दा है अभ्यास। अभ्यास का मतलब निरंतर प्रयास करते रहना, मतलब अभ्यास। कवि या रचनाकार को यदि किसी अच्छी रचना का निर्माण करना है तो उनके लिए आवश्यक यह है कि वह निरंतर क्या करे, लिखने का प्रयास करे। जैसे कि संगीत में रियाज महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार कोई भी अच्छा रचनाकार या कवि तभी बन सकता है जब वह हर समय अपना ध्यान पढ़ाई और लेखन में देता है, उस पर चिंतन मनन में वो अपना समय व्यतीत करता है, तो वही व्यक्ति क्या करता है, एक अच्छा कवि बन सकता है, अच्छा रचनाकार बन सकता है। क्योंकि ये अभ्यास ही क्या होती है, ये प्रतिभा को पोषित करती है, मतलब वो प्रतिभा का पोषक है। व्यक्ति के पास प्रतिभा है, लेकिन उसके पास अभ्यास करने की कला नहीं है, या अभ्यास वो करना नहीं चाहता है, तो उस प्रतिभा को लेकर, या वो प्रतिभा किसी काम की भी नहीं है। ऐसे हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो मतलब जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, परंतु उनके पास अभ्यास करने की कला नहीं है, और अभ्यास करने की कला न होने के कारण उनकी प्रतिभा सूख जाती है, और परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते। इसलिए प्रतिभा का महत्व तभी है जब वह व्यक्ति अभ्यास के प्रति सचेत होता है। ये अभ्यास ही उसकी प्रतिभा को संस्कारित करती है, ये उसके प्रतिभा को एक नया आयाम प्रदान करती है, और उसके बलबूते पर वो एक अच्छी रचना का सृजन करता है, अच्छी रचना का निर्माण करता है। अगला मुद्दा है समाधि। समाधि का अर्थ होता है मन की एकाग्र अवस्था। हम लोगों को मालूम है कि कोई भी काम तभी सफल बन सकता है जब हमारा मन एकाग्र हो। एकाग्र मन से जो कार्य किया जाता है वही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, या वही सफलता की चोटी तक पहुंच जाता है। जिसका मन एकाग्र नहीं है वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार कोई भी रचनाकार या कोई भी कवि जब अपनी रचना का सृजन करता है, जब अपनी रचना का निर्माण करता है, तो उसके लिए ये बड़ी शर्त है कि उसका मन एकाग्र हो। जब उसका मन एकाग्र होगा तभी वो उस विषय के प्रति अच्छा न्याय दे पाएगा, तभी वो क्या कर पाएगा कि उस विषय के बारे में कुछ मौलिक विवेचन अपनी ओर से प्रस्तुत कर पाएगा। क्योंकि ये सारी मतलब मन की एकाग्रता में होने के कारण ही उस पर वो चिंतन मनन, सारा जो भी बौद्धिक उसका जो भी चातुर्य है वो ठीक ढंग से काम कर पाएगा, और परिणाम स्वरूप एक अच्छी रचना का सृजन या अच्छी रचना का निर्माण वह अपने हाथों से कर पाएगा। काव्य हेतु के संदर्भ में कुछ पाश्चात्य विद्वानों के भी मत हैं। सबसे पहला मत है अरस्तु का। अरस्तु ने अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है। उनका बिल्कुल कहना है, उन्होंने अनुकरण का अर्थ यहाँ पर ये लिया हुआ है कि कलात्मक पुनःसृजन। अनुकरण का मतलब अरस्तु ने अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है, और उन्होंने अनुकरण का अर्थ लिया है कलात्मक पुनःसृजन। अर्थात कलाकार या रचनाकार कुछ नया नहीं करता,
बल्कि कलाकार या रचनाकार वही करता है जो इस धरती पर में है या धरती पर है। मतलब वो एक प्रकार से क्या करता है, वह अनुकरण ही करता है। मतलब वो अनुकरण ही करता है। इस धरती पर जो भी है उसी को कलाकार या रचनाकार या कवि देखता है, फिर उसी का वो पुनः सृजन करता है, उसी की वो पुनः निर्मिति वो करता है। और इसीलिए उन्होंने अनुकरण को ही या अनुकरण की प्रवृत्ति को ही उन्होंने काव्य हेतु माना है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रतिभा, स्वतंत्र चिंतन और कल्पनाशीलता, इन तीनों को भी उन्होंने काव्य हेतु के रूप में ग्रहण किया हुआ है। फिर इसके पश्चात लोनजाइन्स का एक मत है। लोनजाइन्स प्रतिभा और अभ्यास इन दोनों को काव्य हेतु का एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अध्ययनशीलता को भी काव्य हेतु के अंतर्गत माना है। फिर उसके पश्चात नवशास्त्रवादियों ने भी प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन इन तीनों को उन्होंने काव्य हेतु के अंतर्गत माना है। मतलब कोई भी रचनाकार या कोई भी कवि या कोई भी एक अच्छी रचना का निर्माण कर सकता है, तो ये सारी बातें उसमें होना अत्यावश्यक है। मतलब इन सारे विवेचन पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य हेतु के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के विवेचन विश्लेषण में काफी मतभेद नहीं है। दोनों के विवेचन में हम लोगों को समानता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि अत्यंत कम से कम शब्दों में मैंने इस विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा बार बार यदि इसको सुनेंगे तो प्रस्तुत विषय के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्ते।